मूवी की शुरुआत में हम एक कार देखते हैं जो कुछ दूर चलने के बाद खराब हो जाती है। तब कार में से एक बिट्सी नाम की लड़की उतरकर भागने लगती है। बिट्सी कुछ देर भागने के बाद लिफ्ट मांगती है, लेकिन कोई उसे लिफ्ट नहीं देता, शायद उसे कहीं पहुंचना था। फिर मूवी कुछ समय पीछे जाती है और हम फ्लैशबैक में न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं। फिर हमें एक न्यूज मैगजीन एजेंसी दिखाई जाती है। वहाँ एक बारबरा नाम की लेडी न्यूज देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा था फिलोसॉफी प्रोफेसर डेविड गेल के फांसी की सजा टालने से कोर्ट ने मना कर दिया। दरअसल डेविड पर उसकी कलीग का रेप और मर्डर के चार्जेस लगे थे, इसीलिए डेविड को 3 दिन मतलब फ्राइडे के दिन फांसी होने वाली थी। उसकी कलीग का नाम कॉन्स्टेंस था। डेविड और कॉन्स्टेंस एक्टिविस्ट थे जो कि टेक्सास में कैपिटल पनिशमेंट पर रोक लगाने वहां की सरकार से लड़ रहे थे। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब किसी मुजरिम को फांसी देना या शूट करके जान से मारना है। वो दोनों चाहते थे कि वहां की सरकार मुजरिमों को एग्जीक्यूट करना बंद कर दे, जिसके लिए उन्होंने बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया था। आगे बार अपने बॉस को कॉल करके बताती है कि कोर्ट ने डेविड की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया और डेविड ने शर्त रखी थी कि अगर कोर्ट उसकी फांसी पर रोक नहीं लगाता तब वो अपना इंटरव्यू सिर्फ बिट्सी को ही देगा। वो बिट्सी से हर दिन 2 घंटे बात करेगा, क्योंकि चौथे दिन उसे फांसी होने वाली थी। डेविड के लॉयर ने कहा है डेविड सिर्फ बिट्सी से ही बात करना चाहता है। तभी बारबरा के ऑफिस में बिट्सी ब्लूम आती है। तब बारबरा बताती है डेविड के लॉयर का कहना है कि डेविड सिर्फ बिट्सी को ही इंटरव्यू देना चाहता है। बिट्सी भी सोच रही थी कि जिस मुजरिम को फांसी होने वाली है वो अचानक उसे इंटरव्यू क्यों देना चाहेगा। बार बताती है उसे 3 दिन में 3 इंटरव्यू लेने होंगे। डेविड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और हो सकता है वो बेगुनाह भी हो। बारबरा और बिट्सी अपने बॉस के केबिन में जाते हैं। उनका बॉस बताता है डेविड के लॉयर ने इंटरव्यू के लिए $500,000 की मांग की है, जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं, लेकिन उनके पास दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि इस इंटरव्यू से उन्हें बहुत टीआरपी मिलने वाली है। उनका बॉस इंटरव्यू के लिए बिट्सी को डेविड के पास अकेला नहीं भेजना चाहता, क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की है और डेविड पर रेप और मर्डर का इल्जाम है। लेकिन ये सुनकर बिट्सी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो डेविड का इंटरव्यू अकेले लेना चाहती थी। उसे लग रहा था वो एक औरत है, इसीलिए उसका बॉस उसके साथ ऐसा कर रहा है। बिट्सी डेविड के पास अकेले ही जाने की रिक्वेस्ट करती है। तब उसका बॉस मान जाता है, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसके साथ हमेशा एक मेल इंटर्न रहेगा। मूवी में आगे हम देखते हैं बिट्सी एक कार रेंट पर लेती है और जैक नाम के एक इंटर्न के साथ डेविड का इंटरव्यू लेने टेक्सास के लिए निकलती है। कार में जैक कॉन्स्टेंस के डेड बॉडी की फोटो देख रहा था। बिट्सी बताती है डेविड का डीएनए उसके बॉडी के आसपास तकरीबन हर जगह मिला। उसकी बॉडी में डेविड का सीमन भी मिला और कुछ लोगों ने डेविड को कॉन्स्टेंस के घर से निकलते हुए भी देखा था। कॉन्स्टेंस के घर के किचन में डेविड के फिंगरप्रिंट भी मिले। जैक कहता है हो सकता है मर्डर होने से पहले डेविड ने उस हथियार को किसी काम से हाथ लगाया हो और बाद में किसी और ने उसी हथियार से कॉन्स्टेंस को मारकर डेविड को फंसा दिया हो। लेकिन बिट्सी कहती है डेविड ने ही कॉन्स्टेंस को मारा है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जैक कहता है मर्डर बहुत ज्यादा दर्दनाक है और डेविड एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर है, उसने 2 बुक्स भी लिखी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल जैक का सोचना बिल्कुल सही था। डेविड बहुत होशियार और सीधा आदमी था, वो ये सब नहीं कर सकता था। अब कुछ दूर चलने के बाद कार खराब हो जाती है। तब बिट्सी कार एक वॉशरूम के पास रोकती है। जैक उतरकर तुरंत वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहाँ अचानक एक ट्रक आकर रुकता है, जिसमें एक आदमी बैठा था। उसने काउबॉय हैट पहनी थी। वो आदमी बिट्सी को ही देख रहा था। उसे देखकर बिट्सी थोड़ा डर गई थी। वो तुरंत जैक को आवाज लगाती है। जैक बाहर आता है। तब कुछ देर देखने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह इंटरव्यू का पहला दिन था। वो दोनों एक होटल में रुके थे। बिट्सी होटल के सामने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ जैक पहले से बैठा था। उसके पास जाने पर बिट्सी को दिखाई देता है जैक डेविड की लिखी एक बुक पढ़ रहा था। आगे हम देखते हैं दोनों इंटरव्यू के लिए जेल जाते हैं। वहाँ दोनों जेल के वार्डन से मिलते हैं। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें विजिटर्स के रूल समझाता है। फिर दोनों विजिटर एरिया में जाते हैं, जहाँ उन्हें डेविड का लॉयर मिलता है। उसका नाम ब्रैक्सटन था। ब्रैक्सटन बिट्सी को डेविड से मिलवाता है। फिर ब्रैक्सटन उसे अपना कार्ड देकर डील के मुताबिक 3 दिन बाद अपने ऑफिस में $500,000 लाकर देने कहता है। फिर ब्रैक्सटन जैक को लेकर बाहर चला जाता है और बिट्सी और डेविड को अकेला छोड़ देता है। अब इंटरव्यू शुरू होता है। बिट्सी उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन डेविड कहता है वो नहीं चाहता कि बिट्सी उसकी वाइफ या उसके बेटे के बारे में कुछ भी पूछे। फिर बिट्सी पूछती है इंटरव्यू के लिए डेविड ने उसे ही क्यों चुना। दरअसल डेविड को पता था बिट्सी एक बार अपने सोर्स को बचाने जेल भी जा चुकी है। सोर्स मतलब उसका खबरी, और बिट्सी का अपने काम को लेकर इतना डेडिकेट होना डेविड को बहुत पसंद है, इसीलिए अपने इंटरव्यू के लिए उसने बिट्सी को चुना था। डेविड कहता है वो उसे अपनी कहानी सुनाना चाहता है, जो उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर डेविड बताता है वो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी का प्रोफेसर कैसे बना। मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं डेविड कॉलेज में फिलोसॉफी की क्लास ले रहा था। वो अपने स्टूडेंट में काफी पॉपुलर भी था। जब डेविड क्लास ले रहा था तब एक बर्लिन
बर्लिन नाम की लड़की उसकी क्लास में आती है। दरअसल वो क्लास अटेंड करने हमेशा लेट होती थी। वो लेट आने के लिए डेविड से माफी मांगती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद बर्लिन डेविड के पास जाकर कहती है वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, अगर डेविड उसे अच्छे ग्रेड देगा तब वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। दरअसल वो डेविड को सेड्यूस कर रही थी। डेविड कहता है वो उसे अच्छे ग्रेड जरूर देगा, लेकिन इसके लिए उसे पढ़ाई करनी होगी। ये कहकर वो बर्लिन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और क्लास से बाहर निकल जाता है। डेविड के रिजेक्शन से बर्लिन का ईगो हर्ट हो गया था। क्लास के बाहर कॉन्स्टेंस उसका वेट कर रही थी। ये वही कॉन्स्टेंस है जिसके रेप और मर्डर के इल्जाम में डेविड को मौत की सजा हुई है। डेविड और कॉन्स्टेंस दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। डेविड और कॉन्स्टेंस एक मूवमेंट का भी हिस्सा थे। दोनों टेक्सास के गवर्नर के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट पर रोक लगानी थी, लेकिन गवर्नर इसके लिए मान नहीं रहा। उसका मानना था कैपिटल पनिशमेंट गॉड का बनाया कानून है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना होगा। डेविड गवर्नर के साथ एक न्यूज चैनल पर कैपिटल पनिशमेंट पर डिबेट करने की तैयारी कर रहा था, जिसमें उसकी कलीग कॉन्स्टेंस उसकी हेल्प कर रही थी। वो डेविड को समझाती है गवर्नर से बात करते समय उसे अपना ईगो कंट्रोल में रखना होगा और पोलाइटली बात करनी होगी। उसी रात डेविड अपने बेटे को सुला रहा था, तब उसका बेटा कहता है उसे ब्रेकफास्ट में पैनकेक खाना है और साथ में स्ट्रॉबेरी साइरप चॉकलेट शेविंग भी। तब डेविड अपने बेटे को सोने कहता है। घर में उसके बेटे को संभालने एक नैनी पहले से थी। बेटे को सुलाने के बाद डेविड एक पार्टी में जाता है। पार्टी में उसके कलीग और कुछ स्टूडेंट भी आए थे। तब एक कलीग डेविड से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। डेविड बताता है उसकी वाइफ इस समय स्पेन में है। डेविड को पता था उसकी वाइफ का स्पेन में किसी के साथ अफेयर चल रहा है और ये बात उसके साथ काम करने वाले सभी लोग जानते थे, क्योंकि उसके वाइफ के डैड स्पेन में एम्बेसडर है। लेकिन जिस शहर में उसकी वाइफ अपने डैड से मिलने जाते रहती है, उस शहर में एम्बेसी है ही नहीं। डेविड सिर्फ अपने बेटे की वजह से अपनी वाइफ के साथ है। खैर पार्टी में डेविड को उसका एक फ्रेंड बताता है कि बर्लिन भी पार्टी में आई है। अटेंडेंस कम होने की वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तभी वहाँ बर्लिन आती है। तब उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। बर्लिन को पता था वहाँ उसके बारे में बात हो रही थी। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। फिर डेविड पार्टी एंजॉय करता है। उस समय बर्लिन और डेविड बहुत ज्यादा नशे में थे। कुछ देर एंजॉय करने के बाद डेविड वॉशरूम जाता है। तब उसके पीछे बर्लिन भी वॉशरूम में आती है। बर्लिन के इरादे ठीक नहीं थे। वो डेविड से कहती है अब वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं रही, मतलब अब डेविड उसके साथ जो चाहे कर सकता है। फिर वो डेविड के करीब जाकर उसके कान में कहती है कि वो ग्रेड के पीछे नहीं भाग रही थी, उसे बस डेविड के साथ यामाकाटा करना था। डेविड उसे पास आने से मना कर रहा था, लेकिन उस समय वो बहुत नशे में था, इसीलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर दोनों वॉशरूम में यामाकाटा करते हैं। तब बर्लिन उसे अपने शोल्डर पर काटने कहती है। डेविड बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। तब बर्लिन उसे नोचती भी है। होश में आने पर डेविड को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। अगले दिन डेविड कॉन्स्टेंस से मिलता है। कॉन्स्टेंस उसे बताती है उन्हें डिबेट में गवर्नर और बाकी लोगों के सामने प्रूव करना होगा कि टेक्सास में बेगुनाह लोगों को भी फांसी हुई है, तभी गवर्नर कैपिटल पनिशमेंट पर रोक लगा सकता है। लेकिन रात में हुए इंसिडेंट से डेविड थोड़ा परेशान था। वो ये बात कॉन्स्टेंस को बताता है। ये सुनकर कॉन्स्टेंस बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो दोनों एक्टिविस्ट है और इस बीच ऐसा कुछ होना उनके प्रोटेस्ट में रुकावट डाल सकता है। आगे हम देखते हैं डेविड न्यूज चैनल में कैपिटल पनिशमेंट पर डिबेट करने आता है। वहाँ गवर्नर उसके सामने बैठा था। डिबेट शुरू होती है। डेविड डिबेट में गवर्नर पर भारी पड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद डेविड गवर्नर से बहस करते हुए चिल्लाने लगता है। तब गवर्नर पेन और पेपर निकाल कर कहता है डेविड सिर्फ एक इंसान का नाम बता दे जो बेगुनाह था और उसे टेक्सास में फांसी हुई, तब वो मुजरिमों को फांसी देने का रूल खत्म कर देगा। लेकिन डेविड के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, तब वो चुप रहता है और डिबेट वही खत्म हो जाती है। बाहर आने पर कॉन्स्टेंस डेविड पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसके ईगो की वजह से वो डिबेट हार गए। डेविड और कॉन्स्टेंस बात कर ही रहे थे, तभी अचानक दो पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं और डेविड को बर्लिन के रेप के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। मतलब बर्लिन ने डेविड को सेड्यूस किया और मौके का फायदा उठाकर वो जानबूझकर उसके साथ इंटीमेट हुई ताकि वो डेविड को फंसा सके। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि डेविड ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। डेविड बिट्सी को बताता है बर्लिन की बॉडी पर उसके नाखूनों के निशान मिले और उसकी बॉडी पर डेविड के उंगलियों के निशान भी थे और बर्लिन के नाखूनों में डेविड की खाल भी मिली। वो एक इंटीमेट सेक्स था जो कि एक रेप की तरह दिख रहा था। बर्लिन ने इसका फायदा उठाकर डेविड को रेप के केस में फंसा दिया, लेकिन तभी मिलने का समय खत्म हो जाता है। डेविड जाते जाते कहता है उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसकी वाइफ ने उसकी बेल 2 हफ्तों बाद करवाई थी। 2 हफ्ते तक उसकी वाइफ ने उसे जेल में ही रहने दिया। फिर उसे सैन फ्रांसिस्को से बर्लिन का पोस्ट कार्ड मिला, जिसमें लिखा था ये पोस्ट कार्ड उस स्टूडेंट का है जो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उस पोस्ट कार्ड में बर्लिन ने डेविड से माफी मांगी थी। फिर गार्ड डेविड को वापस जेल में लेकर चले जाते हैं और
पहले दिन का इंटरव्यू खत्म होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जैक और बिट्सी खाना खाने जाते हैं। दोनों इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उस वक्त वो काउबॉय हैट वाला आदमी भी उन्हें अपने ट्रक में बैठा देख रहा था। अगले दिन जैक और बिट्सी इन्वेस्टिगेट करने कॉन्स्टेंस के घर जाते हैं, जहाँ पुलिस को उसकी लाश मिली थी। उस घर को 2 लोगों ने रेंट पर लिया था। वो उस घर को म्यूजियम जैसा बनाकर घर दिखाने के बदले लोगों से पैसे चार्ज कर रहे थे। वहाँ एक लड़की काम करती थी। वो जैक और बिट्सी को अंदर ले जाकर बताती है कि डेविड बहुत ज्यादा शराब पीता था। फिर वो उन्हें किचन में बाकी सामान दिखाने ले जाती है। कॉन्स्टेंस का खून किचन में ही हुआ था। वो लड़की बताती है कॉन्स्टेंस की लाश बिना कपड़ों के किचन में पड़ी थी। तब मीटर चेक करने एक आदमी आया था। उसने कॉन्स्टेंस की लाश देखकर सबको इन्फॉर्म किया। डेविड ने कॉन्स्टेंस को हथकड़ी लगाई और उसका मुंह टेप से सील कर दिया। फिर उसके मुंह पर प्लास्टिक बैग लगाकर उसे भी टेप से पैक कर दिया ताकि कॉन्स्टेंस सांस न ले सके। डेविड ने उसे मारने से पहले किचन में रखे ग्लव पहने थे ताकि उसके फिंगरप्रिंट किसी को ना मिले, लेकिन पुलिस को उन ग्लव पर टेप का चिकटपन मिला था। इन सब में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हथकड़ी की चाबी पुलिस को कहाँ से मिली। बिट्सी को पता था कि हथकड़ी की चाबी कहाँ थी, लेकिन जैक नहीं जानता। वो इस बारे में पूछता है, तब लड़की बताती है हथकड़ी की चाबी कॉन्स्टेंस के पेट में थी। डेविड ने उसे जबरदस्ती चाबी निगलने को कहा था। ये सुनकर जैक डिस्टर्ब होता है। आगे बिट्सी लंच कर रही थी और जैक वही खड़ा स्मोक कर रहा था। तब बिट्सी को वही ट्रक दिखाई देता है जिसमें काउबॉय हैट वाला आदमी बैठा था। वो जैक को ये बताती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी उनसे क्या चाहता है, लेकिन तब वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अगला इंटरव्यू लेने बिट्सी जेल आती है। फिर डेविड और बिट्सी कॉन्स्टेंस के मर्डर के बारे में बात करते हैं। डेविड बताता है जिस तरह कॉन्स्टेंस की मौत हुई उस तरीके को सिक्योरेटेड मेथड कहा जाता है, मतलब उसमें हथकड़ी लगाई जाती है और चाबी जबरदस्ती खिला दी जाती है। इसके बाद मुंह पर टेप लगाया जाता है, फिर दम घुटने से मौत हो जाती है। ऐसी सजा रोमन्स मुजरिमों को दिया करते थे। ये मेथड डेविड ने बहुत पहले अपने एक आर्टिकल में बताया था, मतलब किसी ने उसका आर्टिकल पढ़कर कॉन्स्टेंस को मारा और उसे फंसाया, क्योंकि वहाँ एक ट्राइपॉड भी रखा था जिस पर डेविड के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। मतलब किसी ने इस घटना को रिकॉर्ड किया और कॉन्स्टेंस की मौत का वीडियो बनाया। डेविड कहता है वो वीडियो उसे जेल से बाहर निकाल सकता है। डेविड चाहता था कि बिट्सी वो वीडियो ढूंढे और उसे बेकसूर साबित करके जेल से बाहर निकाले। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं डेविड की वाइफ उनके बेटे को लेकर कहीं जा रही थी। वो डेविड से कहती है उसने उसे ईमेल किया है, उसे वो ईमेल पढ़ना चाहिए। जाने से पहले डेविड का बेटा फिर उसके पास आता है। अपने बेटे से दूर जाते ही डेविड रोने लगता है। उसके बेटे ने अपना टॉय डेविड के पास ही छोड़ दिया था। फिर वो अपनी वाइफ का भेजा मेल पढ़ता है। मेल में लिखा था उसकी वाइफ उससे डाइवोर्स लेना चाहती है और उसने वो घर भी बेच दिया है। तभी वहाँ कॉन्स्टेंस आकर बताती है जिस डेथ वॉच सोसाइटी के लिए वो काम करते थे वहाँ से भी डेविड को निकाल दिया गया है। डेविड को निकालने के बाद कॉन्स्टेंस ने भी उस सोसाइटी को छोड़ दिया था, क्योंकि वो डेविड के खिलाफ वोट नहीं करना चाहती थी। डेविड को कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। वो अब एक छोटे से घर में रेंट पर रह रहा था। उसके पास नौकरी भी नहीं थी। उसके बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर जा चुके थे। डिप्रेशन में आकर डेविड बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था। उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। वो उससे बात करने कई बार कोशिश करता है। वो अपनी वाइफ को कई बार कॉल लगाता है, लेकिन उसकी बात नहीं होती। मतलब एक लड़की के झूठे इल्जाम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगले दिन डेविड अपने लॉयर ब्रेक्सटन से मिलता है। ब्रेक्सटन उसकी हालत देखकर कहता है अगर उसकी वाइफ ने स्पेनिश कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया कि डेविड अपने बेटे के लिए खतरनाक है, तब वो अपने बेटे को कभी देख नहीं सकेगा। डेविड कहता है वो अपने बेटे को वहाँ जाकर वापस लाएगा, लेकिन ब्रेक्सटन कहता है एक 6 साल के बच्चे को बिना परमिशन के यूरोप से टेक्सास लाना नामुमकिन है। वो बॉर्डर पर ही पकड़ा जाएगा। अगर उसे अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे अपनी जिंदगी सुधारनी होगी, क्योंकि डेविड के पास नौकरी भी नहीं थी और वो बहुत ज्यादा शराब भी पीने लगा था। मूवी में आगे हम देखते हैं डेविड ने शराब छोड़ने रिहैब ज्वाइन किया। अब उसने शराब पीना लगभग छोड़ दिया था। फिर वो नौकरी के लिए एक रेडियो श्रेड मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उसे वो नौकरी नहीं मिलती। आगे हम देखते हैं डेविड कॉन्स्टेंस के घर आता है। तब हमें पता चलता है उसे कॉफी शॉप में डिलीवरी पर्सन की नौकरी मिल गई। उसे देखकर कॉन्स्टेंस बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसने शराब पीना छोड़ दिया था और अब उसके पास एक नौकरी भी थी। डेविड भी इस बात से खुश था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी सुधर रही थी। कॉन्स्टेंस बताती है उन्हें एक 17 साल की लड़की का केस मिला है जिसे मौत की सजा हुई है। डेविड पूछता है उस लड़की का जुर्म क्या था। दरअसल उसने एक पुलिस वाले का खून किया है। ये सुनकर डेविड कहता है लड़की को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने पुलिस वाले का मर्डर किया, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टेंस की मदद करने मान जाता है। अगले दिन डेविड कॉफी शॉप से किसी को कॉफी डिलीवर करने जा रहा था। तब उसे कॉफी शॉप के बाहर अपनी एक स्टूडेंट दिखाई देती है। वो अपनी कार में बैठी थी। डेविड उससे बात करने जाता
जाता है, लेकिन वो लड़की उसे देखकर अपनी कार का कांच ऊपर चढ़ाती है और वहां से चली जाती है। यहाँ डेविड को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और सामने वाले ऑफिस में कॉफी डिलीवर करने चला जाता है। वो ऑफिस डेथ वॉच का था, जहाँ कभी डेविड और कॉन्स्टेंस साथ काम करते थे। उस वक्त कॉन्स्टेंस डेथ वॉच के नए नेशनल डायरेक्टर से फोन पर बात कर रही थी। फोन स्पीकर पर था। तब डेविड उसके केबिन में जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तब उधर से डायरेक्टर कहता है कि उन्हें डेविड को ऑफिस में आने से मना करना चाहिए। रेप केस की वजह से उनके काम को नुकसान हो सकता है। वो उसे ऑफिस से बैन करने कहता है। ये सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। बर्लिन ने उस पर जो झूठा रेप केस लगाया था, उसकी वजह से डेविड की जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि बेगुनाह साबित होने के बाद भी लोग उसे रेपिसी समझ रहे थे। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर कोई लड़की किसी लड़के पर कोई इल्जाम लगाती है तो आंखें बंद करके उस लड़की पर भरोसा मत करो, क्योंकि हाल ही में ऐसे बहुत से केस हुए हैं जहां लड़की ने जानबूझकर लड़कों को फंसाया है, क्योंकि एक रेपिस्ट का टैग बेगुनाह साबित होने के बाद भी नहीं धुलता। समाज उस लड़के को एक रेपिसी समझता है। खैर, मूवी में वापस आते हैं। इन सब के बाद डेविड फिर से शराब पीता है, फिर अपनी वाइफ को कॉल करता है। दरअसल उसे अपने बेटे से बात करनी थी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसका बेटा फोन पर आता है, लेकिन ज्यादा बात किए बिना ही उसकी वाइफ फोन रख देती है। तब डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोन ही तोड़ देता है। यहाँ हम एक बाप का दर्द समझ सकते हैं, जो अपने बेटे से बात करने तड़प रहा था। अगली सुबह डेविड कॉन्स्टेंस के घर जाता है। उस समय डेविड ने बहुत शराब पी रखी थी। वो कॉन्स्टेंस के घर में जाकर उससे बात कर रहा था, लेकिन कॉन्स्टेंस कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब उसे जमीन पर बहुत सारे मेल दिखाई देते हैं, जो कुछ देर पहले कॉन्स्टेंस ने अपने मेल बॉक्स से निकाले थे। डेविड कॉन्स्टेंस को आवाज लगाता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। तब डेविड उठकर उसे ढूंढता है। तब कॉन्स्टेंस उसे जमीन पर बेहोश मिलती है। डेविड उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। उसे भी कॉन्स्टेंस के साथ अंदर जाना था, लेकिन एक नर्स उसे रोक लेता है। डेविड के जिद करने पर वो उसे फिर से जेल भेजने की धमकी देता है। उसने डेविड को पहचान लिया था, क्योंकि वो भी न्यूज देखता है। वो बहुत बुरी तरीके से डेविड को बाहर वेट करने कहता है। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था वो भी डेविड को रेपिस्ट समझता है। अब कुछ देर बाद डॉक्टर डेविड को आकर बताती है, लुकीमिया के पेशेंट्स को अक्सर ऐसे स्ट्रोक आते रहते हैं। डॉक्टर को लग रहा था डेविड को कॉन्स्टेंस की बीमारी के बारे में पता है, लेकिन कॉन्स्टेंस ने अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया। उसकी बीमारी के बारे में सुनकर डेविड को बहुत बुरा लग रहा था। उसे पता था कॉन्स्टेंस अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेगी। दरअसल लुकीमिया एक कैंसर है, जो कि ब्लड या बोन मैरो में होता है, और इसका इलाज अब तक नहीं बना। मतलब जिसे भी ये बीमारी हुई उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। डेविड बिट्सी को कॉन्स्टेंस की बीमारी के बारे में बताकर रो रहा था, क्योंकि बुरे वक्त में डेविड के पास कॉन्स्टेंस के अलावा कोई नहीं था। वो उसके हर बुरे समय में उसका साथ देती थी और डेविड भी उसके काफी करीब था। बिट्सी पूछती है कॉन्स्टेंस ने उसे अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। डेविड बताता है जब उसने कॉन्स्टेंस से ये सवाल किया तब कॉन्स्टेंस ने बताया कि वो अपने काम में बहुत बिजी थी और उसे बीमारी के बारे में बताने का समय नहीं मिला। कॉन्स्टेंस बहुत जल्द मरने वाली थी, लेकिन उसने खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का सोचा। वो चाहती तो सब कुछ छोड़कर अपने घर पर आराम से मर सकती थी। अब इंटरव्यू का दूसरा दिन भी खत्म हो गया था। बिट्सी जेल से बाहर आती है। तब जैक बताता है उसे पता चला है कि डेविड के लॉयर ब्रेक्सटन का डेविड को जेल से छुड़ाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। वो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है। उसे बस पैसे चाहिए जो उसने बिट्सी की मैगजीन कंपनी से इंटरव्यू देने के बदले मांगे थे। अगर डेविड ब्रेक्सटन की जगह कोई अच्छा लॉयर हायर करता तब वो बच सकता था, लेकिन वो ब्रेक्सटन के चक्कर में फंस गया। ये सुनकर बिट्सी काफी शॉक होती है। जैक अपने साथ $500,000 लेकर आया था, जो अगले दिन इंटरव्यू के बाद ब्रेक्सटन को देने थे। फिर दोनों अपने होटल जाते हैं। बिट्सी अपना रूम खोलने चाबी लगाती है, लेकिन उसका रूम पहले से खुला हुआ था। वो ये बात जैक को बताती है। जैक को लग रहा था उसका रूम होटल की मेड ने गलती से खुला छोड़ दिया होगा। तब बिट्सी उसे रूम के पास बुलाती है। तब जैक देखता है किसी ने बिट्सी के रूम का दरवाजा एक टेप रोल के जरिए जानबूझकर खुला रखा था, ताकि उसे पता चले कि कोई उसके रूम में आया था। फिर बिट्सी अपने रूम का दरवाजा खोलती है। तब उसे सामने ही एक वीडियो टेप लटका हुआ दिखाई देता है। जैक और बिट्सी धीरे से अंदर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कोई अब भी उस रूम में ही है। फिर बिट्सी बाथरूम चेक करने जाती है। तब जैक उसे बुलाता है। बिट्सी जैक के पास जाती है। तब वो देखती है उस वीडियो टेप पर बिट्सी का ही नाम लिखा है। मतलब जो भी उसके रूम में आया था वो चाहता था बिट्सी उस वीडियो टेप को देखे। फिर दोनों उस टेप को देखते हैं। वो वीडियो टेप कॉन्स्टेंस की मौत का था, जिसमें कॉन्स्टेंस के शरीर पर कपड़े नहीं थे। वो बिल्कुल उस हालत में थी जैसा उन्होंने फोटो में देखा था। कॉन्स्टेंस उस वीडियो में तड़प तड़प कर मर रही थी। उसके मरते ही वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के बाद बिट्सी रोने लगती है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी।
कुछ देर बाद जैक बताता है ब्रैक्सटन ने उस वीडियो टेप को अपने ऑफिस में लाने कहा है और उन्होंने पुलिस को ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। मूवी में आगे हम देखते हैं अब तीसरा दिन शुरू हो चुका था। बिट्सी और जैक एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैक कहता है डेविड सही बोल रहा था, उसे कोई फंसाना चाहता है, लेकिन जिसने उसे फंसाया है वो उन्हें कॉन्स्टेंस का वीडियो टेप क्यों भेजेगा, वो भी डेविड के एग्जीक्यूशन के कुछ समय पहले। तब बिट्सी कहती है ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। वो जो कोई भी है वो ये जानता था कि टेक्सास में रीट्रायल करना बहुत मुश्किल है। अब कोई भी डेविड की फांसी रोक नहीं सकता। ऐसा कोई है जो डेविड और कॉन्स्टेंस के काम से बहुत नफरत करता था। डेविड और कॉन्स्टेंस फांसी की सजा के खिलाफ थे, इसीलिए उसने कॉन्स्टेंस को मारकर डेविड को उसके रेप और मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया ताकि डेविड 6 साल जेल में रहे और अपनी मौत का इंतजार करे। मतलब जिस मौत की सजा को कॉन्स्टेंस और डेविड रोकना चाहते थे उन्हें वैसे ही मौत की सजा हुई। मतलब कॉन्स्टेंस का मर्डर रोमन के जमाने की मौत की सजा के मुताबिक हुआ और डेविड को भी मौत की सजा हुई है। फिर जैक और बिट्सी अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तब वो काउबॉय हैट वाला आदमी उनका पीछा कर रहा था। उसे बिट्सी देख लेती है। वो जैक को उसका ट्रक नंबर नोट करने कहती है, लेकिन तभी वो ट्रक दूसरे रास्ते पर चला जाता है। फिर दोनों ब्रैक्सटन के ऑफिस आते हैं। बिट्सी उसे वो टेप और पैसे देती है। ब्रैक्सटन उस टेप को देखने के बाद कहता है उस वीडियो में कॉन्स्टेंस नहीं है, जबकि उस वीडियो में कॉन्स्टेंस के घर का किचन साफ दिख रहा था। लेकिन ब्रैक्सटन कहता है ऐसा वीडियो टेप $20 देकर कोई भी बनवा सकता है, लेकिन किसी ने उसके रूम में ये वीडियो टेप क्यों रखा। ब्रैक्सटन कहता है ये सिर्फ उसे पता है, इसका कोई प्रूफ नहीं और कोर्ट प्रूफ मांगेगा। अगर ये टेप कोर्ट में दिखाई गई तो वो कानूनी तौर पर फंस सकती है। तब बिट्सी कुछ नहीं कहती क्योंकि ब्रैक्सटन बिल्कुल सही था। अब कुछ देर बात करने के बाद बिट्सी ब्रैक्सटन के ऑफिस से निकलती है, लेकिन वो अपना जैकेट ऊपर ही भूल गई थी। जब वो जैकेट लेने वापस जाती है तब उसे वहाँ काउबॉय हैट वाला आदमी दिखाई देता है। वो तुरंत जैक के पास जाती है। जैक बाहर कार में वेट कर रहा था। वो बताती है वो काउबॉय हैट वाला आदमी यही है। वो जैक को उसका ट्रक ढूंढ कर उसका नंबर पता करने कहती है ताकि वो उस आदमी के बारे में पता लगा सके। फिर बिट्सी वहाँ से टैक्सी लेकर डेविड का इंटरव्यू लेने जेल जाती है। उधर जैक उस ट्रक का पीछा कर रहा था, लेकिन ट्रक वाले आदमी ने जैक को उसका पीछा करते हुए देख लिया था। वो ट्रक को स्पीड से रेलवे क्रॉसिंग की तरफ ले जाता है। जैक भी उसके पीछे ही था, लेकिन तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है। वो आदमी क्रॉसिंग को पार कर लेता है, लेकिन पीछे होने की वजह से जैक क्रॉसिंग पार नहीं कर पाता और वही रुक जाता है और वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। उधर बिट्सी डेविड को उस काउबॉय हैट वाले आदमी के बारे में बताती है। वो आदमी उनका पीछा कर रहा है। उसने उसे ब्रैक्सटन के ऑफिस के बाहर भी देखा। तब डेविड बताता है उस आदमी का नाम डस्टी है और कॉन्स्टेंस के पहले वो डेथ वॉच ऑर्गेनाइजेशन का लोकल डायरेक्टर था। उसका मानना था कि कोई भी डिमांड प्रोटेस्ट करके पूरी करवाई जा सकती है, लेकिन एक दिन उसे डेथ वॉच से निकाल दिया गया क्योंकि एक प्रोटेस्ट के चलते उसने रैली में किसी की नाक तोड़ दी थी। लेकिन डेथ वॉच से निकाले जाने के बाद भी कॉन्स्टेंस ने उसे ऑर्गेनाइजेशन में रखा। डस्टी और कॉन्स्टेंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। डस्टी ने कोर्ट में डेविड के खिलाफ गवाही दी थी क्योंकि उस समय डेविड बहुत ज्यादा शराब पीता था और डस्टी को लग रहा था कि डेविड ने ही कॉन्स्टेंस को मारा है। बिट्सी कहती है हो सकता है डस्टी उससे इसीलिए नफरत करता था क्योंकि डेविड कॉन्स्टेंस के करीब आ रहा था। डेविड कहता है उसके और कॉन्स्टेंस के बीच ऐसा कुछ नहीं था। बिट्सी पूछती है फिर कॉन्स्टेंस के अंदर उसका सीमन कैसे मिला। तब डेविड कहता है ये वैसा नहीं है जैसा उसे लग रहा है। अब मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें पता चलेगा डेविड का सीमन कॉन्स्टेंस के अंदर कैसे मिला। उस समय डेविड और कॉन्स्टेंस एक 17 साल की लड़की को बचाने प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो उस लड़की को बचा नहीं पाते। कॉन्स्टेंस ने इससे पहले भी बहुत से लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनमें से किसी को बचा नहीं सकी। इसीलिए कॉन्स्टेंस अपने ऑफिस में सबके सामने रोने लगती है। वो कहती है उसने बहुत से लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उनमें से किसी की जान नहीं बचा पाई क्योंकि उनके सोसाइटी के लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं। उस रात डेविड कॉन्स्टेंस से मिलने उसके घर आया था। वहाँ दोनों अपने दुखों के बारे में बात कर रहे थे। डेविड पूछता है उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है। कॉन्स्टेंस बताती है उसे एक बच्चा चाहिए था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में ज्यादा लोगों के साथ फिजिकल नहीं हो पाई क्योंकि हमेशा वो अपने काम में बिजी रही। उसे अपनी जिंदगी में थोड़ा ज्यादा यामाकाटा करना चाहिए था। ये बात सुनकर डेविड उसके साथ यामाकाटा करने कहता है। कॉन्स्टेंस कहती है उसे उसकी हमदर्दी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद दोनों यामाकाटा करते हैं। इंटीमेट होते समय कॉन्स्टेंस कहती है उसे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो मरने वाली है और आखिरी समय तक डेविड उसके साथ रहे। सुबह डेविड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डस्टी कॉन्स्टेंस के घर आता है। अब उसी रात डेविड अपनी कार में सोया हुआ था। तब वहाँ पुलिस वाले आते हैं और उसे कॉन्स्टेंस के रेप और मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। मतलब कॉन्स्टेंस के खून की एक रात पहले डेविड और उसने यामाकाटा किया था,
इसीलिए डेविड का सीमन कॉन्स्टेंस के अंदर मिला था। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। बिट्सी को लगता है डस्टी ने ही कॉन्स्टेंस को मारा है, क्योंकि उसे उन दोनों के फिजिकल होने के बारे में पता चल गया होगा। तब डेविड कहता है अगर वो इस बात के लिए श्योर होता तब वो जेल में बैठा बिट्सी से बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि तब उसकी जगह जेल में डस्टी होता। यही पता करने तो डेविड ने बिट्सी को चुना है। डेविड ने सब कुछ बता दिया। अब बिट्सी को पता लगाना है कि कॉन्स्टेंस को किसने मारा। बिट्सी कहती है डेविड को ये सब बहुत पहले बताना चाहिए था, क्योंकि अगले दिन उसे फांसी होने वाली है। उसे कॉन्स्टेंस के कातिल का पता लगाने समय लग जाएगा। डेविड कहता है उसके पास बहुत टाइम है, क्योंकि उसने बिट्सी को खुद की जान बचाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करने बुलाया है, क्योंकि डेविड के मरने के बाद उसका बेटा उसे रेपिस और कातिल ना समझे और उसके लिए अपनी जिंदगी जीना आसान हो सके। ये सुनकर बिट्सी रोने लगती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि डेविड के लिए उसकी जान से ज्यादा उसकी इज्जत बचाना है, ताकि उसका बेटा उसे हमेशा याद रखे और उसे रेपिस ना समझे। यहाँ बिट्सी और डेविड का आखिरी इंटरव्यू भी खत्म हो चुका था। अब बिट्सी के पास कॉन्स्टेंस के कातिल का पता लगाने सिर्फ 24 घंटे थे, क्योंकि अगले दिन डेविड को फांसी होने वाली थी। अगर 24 घंटे से पहले बिट्सी कॉन्स्टेंस के कातिल का पता लगा लेती है तब डेविड की जान बच सकती है। जेल से निकलने के बाद बिट्सी अपने होटल जाती है। वहाँ ब्रेक्सटन उसका पहले से वेट कर रहा था। दरअसल बिट्सी जब ब्रेक्सटन के ऑफिस उसे पैसे देने आई थी तब वो अपना कोट वही भूल गई थी। ब्रेक्सटन उसका कोट देने उसके होटल आया था। तब बिट्सी उस वीडियो टेप के बारे में पूछती है। ब्रेक्सटन बताता है उसने वीडियो टेप के जरिए कोर्ट में डेविड की फांसी रोकने अपील की थी, लेकिन उस वीडियो टेप का कोई प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए कोर्ट ने उस टेप को नकली मानकर उसकी अपील खारिज कर दी। तब बिट्सी ब्रेक्सटन से डेविड को बताने कहती है कि वो उसके बेटे का हमेशा ख्याल रखेगी। आगे हम देखते हैं बिट्सी पूरी रात कॉन्स्टेंस के मर्डर वाले वीडियो को देखती है, फिर इस केस के सारे फोटोज और सबूतों को देखती है। फिर वीडियो देखते हुए बिट्सी सो जाती है। अब चौथा दिन शुरू होता है। आज डेविड की फांसी का दिन था। उधर डेविड को फांसी देने से पहले दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। सुबह होने पर बिट्सी उठती है और बाथरूम में जाती है। फ्रेश होने के बाद बिट्सी बाथरूम के फर्श पर पड़ा टॉवेल उठाती है। जब वो टॉवेल से अपना मुंह पोंछ रही थी तब उसके दिमाग में एक बात आती है। वो जल्दी से रूम में आकर जैक को उठाती है और उससे पूछती है बाथरूम के फर्श पर पड़ा टॉवेल क्या उसने फेंका था। जैक कहता है हाँ टॉवेल उसने ही फेंका था, क्योंकि ये घर नहीं होटल है। फिर बिट्सी पूछती है क्या वो अपने घर में भी टॉवेल को ऐसे ही कहीं भी फेंकता है। जैक कहता है वो घर पर ऐसा नहीं करता। तब बिट्सी कहती है उन्हें टीवी और टेप लेकर तुरंत कहीं जाना है। फिर वो कॉन्स्टेंस के घर जाते हैं और उस घर में रहने वाली लड़की को $100 देकर एक डेमो करने कहते हैं। फिर बिट्सी वहाँ एक कैमरा लगाती है। वहाँ 2 टीवी थे, एक में कॉन्स्टेंस का वीडियो चल रहा था और दूसरे टीवी में किचन में लगे कैमरा की फुटेज दिख रही थी। फिर बिट्सी उस लड़की को वहाँ वैसे ही लेटने कहती है जैसा कॉन्स्टेंस की लाश मिली थी। फिर वो जैक को कॉन्स्टेंस का वीडियो दिखाकर बताती है कि शुरुआत में कॉन्स्टेंस ने अपना पैर जानबूझकर हिलाया था। उसने एक बार अपना पैर हिलाया, इसके बाद 15 सेकंड के लिए वो रुक गई। अगर किसी ने उसका मर्डर किया होता तो वो अपना पैर जानबूझकर नहीं हिलाती। अगर कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था तब वो खुद को बचाने के लिए लगातार कोशिश करती रहती। तब जैक कहता है हो सकता है वो कातिल के सामने मरने का नाटक कर रही हो, ताकि उसे मरा हुआ समझकर कातिल वहाँ से चला जाए, लेकिन कातिल वहाँ से नहीं गया। इसीलिए 15 सेकंड बाद जब उसे तकलीफ हुई तब वो अपने पैरों को जोर जोर से पटकने लगी हो। बिट्सी कहती है उन्हें कॉन्स्टेंस की तरह उस लड़की के चेहरे पर प्लास्टिक लगाना होगा, लेकिन जैक कहता है वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर उस लड़की को कुछ भी हो गया तो वो फंस सकते हैं। तब बिट्सी कहती है वो खुद ये काम करेगी। फिर बिट्सी किचन में जाती है। उधर डेविड का लॉयर ब्रेक्सटन जेल में था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। फिर वो डेविड के पास जाकर बताता है सुप्रीम कोर्ट ने भी डेविड को फांसी की मंजूरी दे दी है। वही दूसरी तरफ बिट्सी अपने चेहरे पर प्लास्टिक बैग लगाने वाली थी, इसीलिए वो जैक से प्लास्टिक 3 मिनट बाद फाड़ने कहती है। जैक बहुत डर रहा था क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन बिट्सी नहीं मानती। फिर बिट्सी अपने मुंह पर डक्ट टेप चिपकाती है। फिर टेप चिपकाने के बाद प्लास्टिक बैग पहनती है। फिर उस बैग को भी टेप से लपेट देती है ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आ सके। प्लास्टिक बैग लगाने के बाद वो हथकड़ी से अपने हाथ पीछे की तरफ बांधती है, ठीक वैसे ही जैसे कॉन्स्टेंस के हाथ बंधे थे। फिर कॉन्स्टेंस की तरह जमीन पर लेट जाती है। जैक अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। वो बस 3 मिनट होने का वेट कर रहा था ताकि वो बिट्सी का प्लास्टिक बैग फाड़ सके। कुछ देर बाद सांस रुकने से बिट्सी घुटन से तड़पने लगती है। तभी 3 मिनट बाद जैक जल्दी से उसके चेहरे पर लगा प्लास्टिक फाड़ देता है। जैक बहुत डर गया था। वो उसे आगे से ऐसा करने से मना करता है। तब बिट्सी बताती है कॉन्स्टेंस ने ये सब खुद से किया था, मतलब कॉन्स्टेंस का मर्डर नहीं हुआ बल्कि कॉन्स्टेंस ने खुदकुशी की थी। बिट्सी बताती है कॉन्स्टेंस ने ग्लव का इस्तेमाल किया था ताकि उसके फिंगरप्रिंट डक्ट टेप और प्लास्टिक बैग पर ना आए, और मरने की सारी तैयारी करने के बाद उसने
ग्लव उतार कर वापस डिश